कहते हैं कि नाजायज रिश्तों का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है और पटना में घटी यह घटना इसी बात का सबूत है। 12 अक्टूबर 2021 नवरात्रि का 7वां दिन था। श्रद्धा और भक्ति से भरा यह दिन पटना की मशहूर मॉडल मोना राय के लिए उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला था। एक ऐसा दिन जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मोना राय धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा था। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपनी 12 साल की बेटी आरोही को साथ लेकर पास के मंदिर में माता के दर्शन के लिए गईं। श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने देवी मां के चरणों में माथा टेका। शायद यह उनकी आखिरी प्रार्थना थी। मंदिर से लौटने के बाद स्कूटी चलाते हुए वह पटना के राजीव नगर स्थित बसंत विहार कॉलोनी में अपने घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने गेट पर स्कूटी रोकी, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तू अंदर जा, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। आरोही दरवाजे के अंदर चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मोना अभी अपनी स्कूटी से ठीक से उतरी भी नहीं थी कि अचानक 2 बाइक सवार तेज रफ्तार से वहां आकर रुके। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति ने झट से पिस्तौल निकाली और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 3 गोलियां सीधे उनके शरीर को चीरते हुए निकल गईं। खून से लथपथ मोना वहीं सड़क पर गिर पड़ी, दर्द से कराह उठी। बेटी आरोही ने जब यह मंजर देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी। उसकी कसमसाती चीखों ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर घरों से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक हमलावर अपने मिशन को अंजाम देकर बाइक पर फरार हो चुके थे। कुछ पड़ोसियों ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने पुलिस को सूचना देने के लिए फोन उठाया। मोना राय की हालत गंभीर थी। उन्हें तुरंत नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। मोना राय पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे शहर को हिला दिया था। हर कोई हैरान था। आखिर एक घरेलू महिला और एक मामूली मॉडल की किससे ऐसी दुश्मनी हो सकती थी जो उन्हें इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की गई। हमले में चली गोलियां मोना राय के शरीर के निचले हिस्से में लगी थीं, जिससे उनकी किडनी बुरी तरह डैमेज हो गई थी। शुरुआत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज की जरूरत के चलते उन्हें इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने तुरंत उनकी सर्जरी की ताकि जान बचाई जा सके। सर्जरी के बाद जब मोना को होश आया तो पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन मोना का कहना था, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे नहीं पता कि मुझ पर हमला किसने किया। उनके इस जवाब ने पुलिस को उलझन में डाल दिया। मोना की हालत गंभीर थी, लेकिन उन्हें देखने के लिए अस्पताल में लोगों का तांता लगा हुआ था। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों की भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो मोना से मिलने के लिए बेहद उतावला था, लेकिन मोना का परिवार उसे देखकर खुश नहीं था। पुलिस को शक हुआ, इसलिए उस व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। उसने अपना नाम बताया, राजू, जो पटना का एक नामी बिल्डर था। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि राजू और मोना के बीच पिछले 9 सालों से गहरा रिश्ता था। राजू बिल्डर ने खुद कबूल किया कि वह और मोना एक दूसरे को 9 साल से जानते थे और उनके बीच नाजायज संबंध थे। यह रिश्ता उनके परिवारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। मोना के घरवाले इस रिश्ते से नाखुश थे, लेकिन वह किसी की परवाह किए बिना राजू के साथ जुड़ी हुई थीं। राजू अक्सर अपने राजीव नगर के चंद्रकुटीर अपार्टमेंट में मोना से मुलाकात करता था। यह एक किराए का फ्लैट था, जहां वे दोनों साथ समय बिताते थे। राजू की अस्पताल में मौजूदगी और मोना से नजदीकी पुलिस के लिए इस केस में एक अहम कड़ी बन गई। पुलिस को शक हुआ कि कहीं राजू का इस हमले से कोई संबंध तो नहीं। अगले ही दिन पुलिस ने राजू के चंद्रकुटीर अपार्टमेंट पर छापा मारा। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से कोई न कोई सुराग मिलेगा, लेकिन घर में हत्या से जुड़ा कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अब सवाल यह था, अगर राजू ने हत्या की साजिश नहीं रची तो फिर मोना पर गोलियां किसने और क्यों चलवाईं? क्या यह किसी और दुश्मनी का नतीजा था, या फिर इस रिश्ते की वजह से किसी और को नाराजगी थी जिसने इस हमले को अंजाम दिया? पटना की मॉडल मोना राय पर हुए हमले के बाद पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन हर बार नतीजा शून्य ही निकलता। मोना ने यह स्वीकार किया था कि उनका राजू बिल्डर से रिश्ता था,
लेकिन उन्होंने इस हमले के पीछे राजू का हाथ होने से इनकार कर दिया। पुलिस के पास कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। मोना की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन गोलियों से क्षतिग्रस्त किडनी ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे दूसरे अंग भी फेल होने लगे। 17 अक्टूबर 2021 की सुबह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही मोना ने आखिरकार दम तोड़ दिया। अब यह मामला सिर्फ हमले का नहीं, बल्कि हत्या का बन चुका था। मोना राय पूर्व में अनीता देवी, पटना की रहने वाली एक मिडिल क्लास घरेलू महिला थीं। उन्होंने एक फोटो कॉपी की दुकान चलाने वाले सुमन कुमार से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे आरोही और नैतिक थे। उनकी जिंदगी एक साधारण महिला की तरह बीत रही थी, लेकिन साल 2012 में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी दुनिया पूरी तरह बदल दी। मोना और उनका परिवार फुलवारी शरीफ में रहता था। उसी दौरान उनकी जान पहचान पड़ोस में रहने वाले राजू बिल्डर से हुई। राजू पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था, लेकिन धीरे धीरे मोना और राजू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। समय के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मोना की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। राजू बिल्डर से जुड़ने के बाद मोना का रहन सहन पूरी तरह बदल गया। जो महिला पहले एक साधारण गृहिणी थी, वह अब महंगे कपड़े पहनने लगी, स्टाइलिश हो गईं और खर्चीली जिंदगी जीने लगी। उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन शहर के सबसे महंगे स्कूल में करवा दिया। वह मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने लगी। मोना साल 2020 में मिसेस बिहार प्रतियोगिता में टॉप 3 फाइनलिस्ट बनी। मोना मिस ग्लोबल बिहार में भी हिस्सा लिया और बेस्ट आई का टाइटल जीता। मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाने के लिए उन्होंने अपना असली नाम अनीता देवी बदलकर मोना राय रख लिया। धीरे धीरे मोना राय सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने लगी। उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे और वह पटना की लोकल सेलिब्रिटी बन गईं। लेकिन इस ग्लैमर की दुनिया में उनका रिश्ता विवादों में भी घिरने लगा। मोना राय और राजू बिल्डर के रिश्ते की चर्चा अब पटना पुलिस की जांच का अहम हिस्सा बन चुकी थी। यह नाजायज रिश्ता ज्यादा दिनों तक दोनों के परिवारों से छिपा नहीं रह सका। जैसे ही मोना के पति सुमन कुमार को इस अफेयर के बारे में पता चला, घर में विवाद बढ़ने लगे। परिवार में आए दिन झगड़े होने लगे और हालात इतने बिगड़ गए कि सुमन ने फुलवारी शरीफ छोड़कर राजीव नगर के बसंत विहार कॉलोनी में शिफ्ट होने का फैसला किया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बसंत विहार ही वह जगह बनी जहां मोना की हत्या कर दी गई। जिस तरह से 2 बाइक सवार बदमाशों ने मोना पर सरेआम गोलियां बरसाईं, उससे साफ था कि शूटर प्रोफेशन थे। पुलिस का मानना था कि यह सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। अब सवाल यह था, एक मामूली मॉडल की सुपारी आखिर कौन दे सकता था? क्या यह राजू बिल्डर की साजिश थी? क्या मोना से पीछा छुड़ाने के लिए राजू ने ही शूटर को सुपारी दी थी, या फिर इस कहानी में कोई और किरदार छिपा था जो मोना की मौत चाहता था? पुलिस ने शक के दायरे में आते ही राजू बिल्डर से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। छानबीन में सामने आया कि 4 महीने पहले राजू ने फुलवारी शरीफ में मोना के नाम पर एक प्लॉट खरीदा था। पुलिस ने कई बार पूछताछ की, लेकिन राजू कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा था। जब पुलिस को उससे कुछ ठोस हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने राजू के परिवार और संपर्कों की जांच शुरू कर दी। हफ्ते भर की मशक्कत के बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। राजू के परिवार के तार पटना के कुख्यात शूटर भीम यादव से जुड़े थे। अब पुलिस को पक्का यकीन था कि मोना की हत्या में किसी प्रोफेशनल किलर का हाथ है, लेकिन इसे साबित करने के लिए तकनीकी सबूत चाहिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। खुलासा हुआ कि मोना पर हमले से कुछ हफ्ते पहले भीम यादव का मोबाइल नंबर उसी इलाके में एक्टिव था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने भीम यादव की तलाश तेज कर दी। आखिरकार 25 अक्टूबर को पुलिस ने भोजपुर से शूटर भीम यादव को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में भीम यादव खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, वह टूट गया। अब पुलिस के सामने मोना राय की हत्या की असली साजिश का पर्दाफाश होने वाला था। भीम यादव ने कबूला कि उसने अपने साथियों शंकर कुमार और विश्वकर्मा के साथ मिलकर यह हत्या की योजना बनाई थी। तीनों हत्यारे राजीव नगर में किराए के मकान में रह रहे थे और लगातार मोना की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। वे अपाचे बाइक पर घूमते हुए मौका तलाश रहे थे कि कब वारदात को अंजाम दिया जाए। 12 अक्टूबर को जैसे ही मोना मंदिर से लौटकर घर पहुंची, शंकर बाइक चला रहा था और पीछे बैठे विश्वकर्मा ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने भीम यादव से यह पूछा कि सुपारी देने वाला कौन था। भीम के जवाब ने सबको चौंका दिया। मोना की हत्या की साजिश राजू बिल्डर ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी शारदा देवी ने रची थी। एक साधारण दिखने वाली घरेलू महिला इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। राजू बिल्डर और मोना राय का रिश्ता बीते 9 साल से चल रहा था। इस बात की जानकारी राजू की पत्नी शारदा देवी और बेटे को भी थी। घर में आए दिन इस अफेयर को लेकर झगड़े होते रहते थे। राजू का नाबालिग बेटा भी इस रिश्ते से बेहद नाराज था। जब राजू ने मोना के लिए 25 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा तो बात और बिगड़ गई। शारदा देवी को डर था कि राजू अपनी पूरी जायदाद मोना के नाम कर देगा और वह और उसका बेटा कहीं के नहीं रहेंगे। यही वजह थी कि शारदा देवी ने मोना को अपनी राह से हटाने का फैसला कर लिया। शारदा देवी ने अपने भतीजे राहुल को 5 लाख रुपए में एक प्रोफेशनल शूटर हायर करने को कहा। शुरुआत में 3 लाख रुपए एडवांस दिए गए और बाकी 2 लाख हत्या के बाद देने की बात हुई। गुस्से में जल रही शारदा देवी ने राहुल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मजबूर होकर राहुल ने शारदा की मुलाकात अपने दूर के रिश्तेदार सुदेश से करवाई, जो आरा का रहने वाला था। शारदा ने जो रकम राहुल को दी थी वही राशि अब सुदेश को सौंप दी गई। सुदेश ने अपने एक रिश्तेदार शंकर को यह सुपारी दे दी, जो पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ा था। शंकर ने काम हाथ में लेते ही अपने चचेरे भाई भोला और दूर के रिश्तेदार विश्वकर्मा को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। हत्या की प्लानिंग में राजू बिल्डर का नाबालिग बेटा भी शामिल था। उसने ही शूटर्स को मोना के घर का पता और उसकी दिनचर्या की जानकारी दी। मोना की शक्ल दिखाने और उसकी आवाज पहचानने तक का काम इसी लड़के ने किया। सितंबर 2021 में शंकर, भीम और विश्वकर्मा ने राजीव नगर में एक किराए का घर लिया। वे लगातार मोना की जासूसी कर रहे थे, उसकी दिनचर्या को नोट कर रहे थे। लेकिन 1 महीना बीत गया, फिर भी हत्यारे वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। शारदा देवी को लगने लगा कि कहीं ये लोग पैसे लेकर भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें धमकी दी कि अगर जल्दी काम नहीं हुआ तो एडवांस की रकम वापस करनी होगी। 12 अक्टूबर की सुबह शंकर किसी जरूरी काम से आरा गया हुआ था। शारदा देवी को जैसे ही पता चला कि मोना नवरात्रि के मौके पर मंदिर जाने वाली है, उसने तुरंत शंकर को खबर दी। शंकर ने अपने साथियों को अलर्ट कर दिया और मोना के घर के बाहर घात लगाने को कहा। दोनों शूटर अपाचे बाइक पर पहले से ही मोना के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोना अपनी 12 साल की बेटी के साथ स्कूटी से घर पहुंची, दोनों बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब भीम यादव को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस को इस हत्याकांड की पूरी साजिश समझ में आने लगी। मोना पर सीधे गोलियां चलाने वाला शूटर विश्वकर्मा पुलिस की बढ़ती दबिश से डर गया और उसने सरेंडर कर दिया। मुख्य आरोपी शारदा देवी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। यह हत्याकांड पटना में चर्चा का विषय बन गया था। एक हाई प्रोफाइल मॉडल की हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और आर्थिक कारण मुख्य वजह बने। पटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते इस मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।